प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार में अब आपको रूपक के विषय में, रूपक अलंकार की क्या विशेषताएं हैं और इसमें उसके लक्षणों आदि का परिचय और उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो रूपक अलंकार में वस्तुतः उपमेय का आशय मैंने जो प्रस्तुत है, उपमान जो प्रस्तुत नहीं है, और इसका तात्पर्य उपमेय में उपमान जो प्रस्तुत है उसमें जो है उपमान का आरोप या साधारण शब्दों में उपमेय को उपमान के रूप में उसमें विभेदीकरण नहीं रहता है, भेद रहित स्थितियां हो जाती हैं। प्रस्तुत किया जाए या दर्शाया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार की स्थिति होती है। जैसे मुख चंद्र, अर्थात मुख जो है उपमेय है, चंद्र उपमान है, तो मुख ही चंद्रमा है, अर्थात उसमें भेद रहित स्थिति है, तनिक भी उसमें उसके स्तर में कोई भी अल्पता नहीं दिखाई देती है। और इसके भी अलग अलग विभेदीकरण रूपक में भी देखने को मिलते हैं। सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक का मतलब उसके सभी अंग समाहित है। उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, अर्थात उसके सभी अंग उपस्थित हों, पूर्णता की स्थिति में हों, वहाँ पर सांग रूपक होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। रामचरितमानस की यह पंक्ति, यह आपका दोहा जो है इस बात की पूर्ति करता है कि जैसे रघुपर, यहाँ पर रघुपर बाल पतंग, अर्थात श्री रामचंद्र जी जो है जैसे सूर्य उदय होने की, प्रातःकालीन सूर्य की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, और मंच को जो है, जो उदयाचल है, उदयाचल पर्वत या उदयाचल की स्थिति में, और संत को कमल के रूप में और लोचन भ्रमर के रूप में, इस तरह से जो ये विभिन्न उपमेय आपके रघुवर, मंच, संत, लोचन आदि हैं, इन पर जो है बाल, सूर्य, उदयगिरि, सरोज, भृंग आदि उपमानों का आरोप प्रस्तुत है। उसके उपरांत आप निरंग रूपक के संदर्भ में देखेंगे, यहाँ पर उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप नहीं है, मतलब वह जो है इससे पूरी तरह से आच्छादित नहीं है। जैसे अवश्य चलिए वन राम पहुँ, भारत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त समय तुम अवलंबन कीन। यहाँ पर क्या है? शोक सिंधु, मतलब शोक रूपी सिंधु माने समुद्र। तो सिंधु क्या है? उपमान है। इसमें जो है शोक उपमेय में आरोप मात्र है और पूरी स्थितियां उससे जो है स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देती हैं। इस कारण से यह जो है निरंग रूपक के रूप में है। उसके बाद पारंपरिक रूपक, इसमें एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। एक रूपक दूसरे रूपक को जो है
परिभाषित करता है, एक रूपक दूसरे रूपक को उस पर जो है अवलंबित होकर के दिखाई देता है। जैसे उदाहरणार्थ देखिए, उदयो ब्रजनभ आय हरि मुख मधुर मयंक। ये जो पंक्ति है इसमें यहाँ पर जो ब्रजनभ, ब्रजनभ माने ब्रज रूपी, नभ आकाश, ब्रज जो है उपमेय है, नभ जो है उपमान है। इसको पहले ब्रज को नभ के रूप में निर्मित किया गया, फिर हरिमुख को मयंक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अर्थात ये जो है ब्रज नभ, ब्रज को नभ के रूप में और हरिमुख को जो है चंद्रमा के रूप में निर्मित किया गया। तो दूसरे रूपक से पहला रूपक जुड़ा हुआ दिखाई देता है। एक का संबंध उदयो ब्रजनभ आय हरिमुख मधुर मयंक, एक दूसरे से वह जो है अंतर संबंध से जुड़ा हुआ है। इस तरह से एक दूसरे की वह जो है पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से आपका रूपक का जो कार्य है, रूपक अलंकार का, पूर्ण हो गया। इसके उपरांत हम अगले चरण में आपको उत्प्रेक्षा और अन्य अलंकारों के विषय में बताएंगे।